Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live learning platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आपने इस चैप्टर का लेक्चर 1 देख लिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चे बोले हाँ सुनील भैया सब आ गया, क्वेश्चन भी कर दिए, अब आप आज के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हो? तो बच्चा लोग, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स का पार्ट 1 है ये। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक फाइबर के बारे में जो कि सिंथेटिक कैटेगरी का है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्कशन होगा नायलॉन के ऊपर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और उसके यूजेस के ऊपर। मतलब नायलॉन की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या-क्या फीचर्स हैं, उसके क्या-क्या यूजेस हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे रेयॉन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस के बारे में चर्चा। बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चालू करो सर। अब सबसे पहले क्या बताओगे भाई? प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क में। हाँ सुनील भैया आ दो, आ जाओ बेटा। तो सवाल क्या है? सवाल है ये, a synthetic fiber which looks like silk is obtained by the chemical treatment of wood pulp. It is therefore known as artificial silk. What is its common name? अब देखो यहां से which looks like silk पहली हिंट और it is known as artificial silk दूसरी हिंट। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सुनील भैया आपने केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प वाली बात तो नहीं बताई थी, है ना? अग्री करता हूं। तो which looks like silk मतलब सिल्क के जैसा दिखता है, पहली हिंट, it is known as artificial silk दूसरी हिंट, तो तुम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते सुनील भैया रेयॉन होता, लेकिन आपने तो बताया था वो सेमी सिंथेटिक है, यहां तो सिंथेटिक लिखा है। बिल्कुल सही बात। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की किताब का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है क्योंकि आपके टीचर्स वहीं से देंगे। तो फील दिलाने के लिए मैंने डायरेक्टली जानबूझ के सिंथेटिक दिया है, बट हमें पता है आप नॉलेजेबल बच्चे हैं, आपकी किताब में तो नहीं है ये चीज, लेकिन आपको सेमी सिंथेटिक ही कंसीडर करना है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा तो आंसर रेयॉन लिखोगे और एक्स्ट्रा में लिख के आना टीचर के लिए सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है इसको, या फिर इसको विस्कोस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रेयॉन को कॉमन नेम क्या है? रेयॉन है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क, विस्कोस, रेयॉन, ये आपके कॉमन नेम्स हैं। अब इसका सर केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास। ठीक है, कॉमन नेम जो आम जनता को समझ में आए। जैसे मैं मार्केट में क्या मैं बोल देता हूं रेयॉन का केमिकल नेम सेलुलोज एसिटेट हो गया, भाई साहब भग जाओ। कॉमन नेम जो कॉमन इंसान समझता है ना, उसमें कोई साइंटिफिक वर्ड्स का यूज नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है बेटा, तो केमिकल नेम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल नेम वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है बेटा, ठीक है भाई और बहनों, वी विल डिस्कस टुडे। ओके सुनील भैया मजा आ गया। अगला सवाल, पहले का बवाल। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इन आवर लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है? ये एडवांटेजेस है, ये जितने भी एडवांटेजेस मैं लिख रहा हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है, एडवांटेजेस पढ़े हैं, इस वजह से वाइड एप्लीकेशंस है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये आपके स्ट्रॉन्गर है, जिस वजह से बहुत ड्यूरेबल होते हैं। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि आसानी से टूटते नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा टिकाऊ है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि ये सस्ते हैं, इकोनॉमिकल, दैट मींस चीपर देन द नेचुरल फाइबर्स हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पानी को होल्ड नहीं करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि ये इलास्टिक होते हैं, मतलब अगर आप इनको फोर्स करके खींचेंगे तो स्ट्रेच होंगे, छोड़ देंगे वापस पहले जैसी शेप पकड़ लेंगे। सो दे आर इलास्टिक प्यारे बच्चों। एंड लास्ट, दे डू नॉट रिंकल इजीली, दैट मींस दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इन आवर लाइफ अब ये है। अब इसकी वजह से, बिकॉज़ ऑफ दीस कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लिख के आ सकते हैं ह्यूज एप्लीकेशंस। बिकॉज़ ऑफ दिस दे हैव ह्यूज एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूं उनमें थॉट प्रोसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इन आवर लाइफ, तो इनकी वजह से इंपॉर्टेंस डेवलप होती है। बिकॉज़ ऑफ दीस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस डेवलप्स, इंपॉर्टेंस जो है ना बेटा, इंपॉर्टेंस डेवलप्स बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस बताए हैं, इस वजह से आपकी इंपॉर्टेंस डेवलप होती है सिंथेटिक फाइबर्स। और इनकी क्या है? बहुत ह्यूज एप्लीकेशंस है। तो सर वो ह्यूज एप्लीकेशंस हमें कैसे पता लगेगी? आपके सारे लेक्चर्स का जब आप डेटा कंपाइल करेंगे, ऑल अपकमिंग लेक्चर्स, तब जाके आप इसको और अच्छे से लिख पाएंगे। तो सर आपने ये क्यों दिया था? ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन था। कैसा? एक्सप्लोरेटिव। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे छोटे छोटे भाई और बहन जो हैं वो एक्सप्लोर कर पाएं। मैं कभी भी आपको ऐसे सवाल नहीं दूंगा जो क्लास में पढ़ाया डायरेक्ट पटक के दे दूंगा कि इसको सॉल्व करो, नहीं। आई वांट यू टू एक्सप्लोर, आई वांट यू टू बिकम अ पर्सन हु कैन एक्सप्लोर एंड इनोवेट। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बने। ठीक है बेटा, समझ में आया सुनील भैया का प्यार? तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपकी इंपॉर्टेंस डेवलप होती है सिंथेटिक फाइबर्स की आपकी जिंदगी में। क्या सर अगर मैं ये लेके आऊंगा तो गलत है? नहीं, आप ये लेके आएंगे, इसके साथ आप और भी लेके आएंगे जो चीजें बताऊंगा, तो आपका आंसर बहुत ब्यूटीफाई हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सुनील भैया, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे चीजें। तो पहला दूसरा लेक्चर है ना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। अब यहाँ पे आपको बोला कि राइट एन एक्टिविटी टू शो द सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द कॉटन फाइबर्स। तो एक तरीका तो यहाँ बता रहा हूँ किताब करिए, दूसरा तरीका मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। पहला दूसरा तरीका बता, आप क्या करिएगा? आज छोटा सा नायलॉन का कपड़ा लीजिएगा, छोटा सा कॉटन का कपड़ा लीजिएगा। मेरा इसका एक YouTube पे वीडियो अपलोडेड है पीडब्ल्यू पाठशाला के अंदर, आप जाके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। पीडब्ल्यू पाठशाला सुनील सर के एक्सपेरिमेंट शॉट्स देखेंगे, आपको मिलेगा। एक बच्चे को मैंने नायलॉन का फाइबर दिया, एक को कॉटन का दिया, मैंने उनको बोला फाड़ो, तो कॉटन का वो इजीली फाड़ लेते हैं, नायलॉन का वो नहीं फाड़ पा रहे। तो दैट रिप्रेजेंट्स दैट नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉटन, या सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर्स। अब इसको एक्टिविटी के फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो। एक्टिविटी क्या है? टेक 2 थ्रेड्स, आपको 2 धागे लेने हैं। वन मेड अप ऑफ कॉटन दैट इज नेचुरल फाइबर, अनदर मेड अप ऑफ नायलॉन दैट इज सिंथेटिक फाइबर। एक तो आपका नेचुरल फाइबर हो गया, एक आपका बेसिकली सिंथेटिक फाइबर हो गया। सुनील सर ये तो आपने बताया नहीं था बेटा, ये बताया तो था लास्ट क्लास में कि सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्गर होते हैं, नायलॉन का एग्जांपल होता है। हाँ हाँ सुनील भैया याद आ गया बताया था, है ना? तो अटैच वन एंड ऑफ बोथ द रोप्स टू अ रिजिड सपोर्ट। जैसे मान लो कि अपन ने यहाँ पे इसको ऐसे बांधा, ये स्टैंड है ना, यहाँ पर अपन ने धागा लगा रखा है और इस पे अपन ने क्या लगा रखा है? वेट लगा रखा है। ठीक है, वेट लगा रखा है, क्या लगा रखा है? वेट लगा रखा है। आप इस लैंग्वेज को इस पे फोकस करो कि यहाँ पे आपने धागा लगा रखा है और यहाँ पे आप वेट ऐड करते जा रहे हो। तो पहले मान लो आपने कॉटन का धागा लगाया, आपने कुछ वेट लगाया, फिर दूसरा वेट, तीसरा वेट, टूट गया। फिर आपने नायलॉन का धागा लगाया, वेट बढ़ाया और वेट बढ़ाया और वेट बढ़ाया। आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि आपका नायलॉन ज्यादा वेट होल्ड कर पाता है। नाउ ऑन द अदर हैंड, हैंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट, कीप एडिंग द वेट्स अंटिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक्स, यू विल नोटिस दैट द नायलॉन हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ दैन कॉटन। मतलब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ आपने धागा लगा रखा है, यहाँ पे आप वजन ऐड कर रहे हो। समझ रहे हो? ये धागे को यहाँ बांध दिया, धागे को यहाँ लगाया और यहाँ पे अपन वेट ऐड करते जा रहे हैं। तो कॉटन के केस में अपन ये कम होल्ड कर पाएगा, धागा जल्दी टूटेगा। नायलॉन के केस में ज्यादा वेट होल्ड कर पाएगा नायलॉन। इसका मतलब क्या हुआ? आसानी से टूटा नहीं, आसानी से टूटा नहीं, नायलॉन आसानी से टूटेगा नहीं, कॉटन टूट जाएगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स कि आपका जो नायलॉन है, ये आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये आपके ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक है, दिस प्रूव्स सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल वंस। नेचुरल फाइबर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? क्या इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सबको क्लियर हुई है बात, है ना? तो ये तीनों प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन से सवाल से स्टार्ट करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना।
आई एम द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फाइबर, आई एम द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, या ऊपर लिख दीजिए, आई एम द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फाइबर एंड वाज फर्स्ट मार्केटेड इन द सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। सोचो क्या होगा सुनील भैया इसका आंसर, क्या होगा? अरे सोचो भाई, इसके नाम में ही इसका आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है NYLON, काम खत्म। देखो NYLON से क्या बनेगा, NYLON से बनेगा नाइलॉन। तो नाइलॉन आपका फर्स्ट फुल्ली क्रिएटेड सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? फर्स्ट फुल्ली क्रिएटेड सिंथेटिक। इस नाइलॉन की एक आपको रिसर्च भी बताता हूं। तो ड्यूपॉन्ट नाम की एक कंपनी थी, ड्यूपॉन्ट, इसने क्या किया, स्टार्टेड द रिसर्च ऑन नाइलॉन इन 1927, स्टार्टेड रिसर्च ऑन नाइलॉन इन 1927। सर ये किसी किताब में है क्या? नहीं बेटा, ये आपके नॉलेज के लिए है। ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी ने सबसे पहले नाइलॉन को बनाया था, उसकी रिसर्च 1927 में स्टार्ट करी थी। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड, यानी जो मार्केट में बिकने वाली चीज थी, फर्स्ट कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड थिंग फ्रॉम नाइलॉन। अगर आपसे कोई पूछता है कि नाइलॉन से सबसे पहले कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड चीज, यानी जो मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल है, वो कौन सी थी, क्या था? तो फर्स्ट कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड थिंग फ्रॉम नाइलॉन वाज टूथब्रश ब्रिसल्स। क्या था बेटा? टूथब्रश ब्रिसल्स, यानी जो आपके टूथब्रश के दांत होते हैं ना बेटा, टूथब्रश ब्रिसल्स क्या होते हैं? ये टूथब्रश के ब्रिसल्स क्या होते हैं? आप जो सुबह ब्रश करते हैं तो ये जो दांत होते हैं ना ब्रश के, ये जो आपके टूथब्रश के जो दांत होते हैं, ठीक है, ये जो आपके टूथब्रश के दांत होते हैं बेटा, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये टूथब्रश के दांत कहलाते हैं, टूथब्रश ब्रिसल्स। तो फर्स्ट कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड थिंग फ्रॉम नाइलॉन वाज टूथब्रश ब्रिसल्स, और ये सबसे पहले सोल्ड हुआ था 1938 में। क्या सर हमें ज्ञान की बातें और कहीं मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली किसी किताब में, इसलिए सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फाइबर ये आपका है नाइलॉन, जो सबसे पहले मार्केट में गया था न्यूयॉर्क और लंदन में, जिससे उसका नाम आया नाइलॉन। ड्यूपॉन्ट ने रिसर्च स्टार्ट करी 1927 में। सबसे पहले इसे जो कॉमर्शियली चीज बनाई, जो मार्केट में बिकने लगी, वो थी आपकी टूथब्रश ब्रिसल्स। टूथब्रश के ब्रिसल्स, टूथब्रश बिकने लगा मार्केट में, रोज सुबह ब्रश करते हैं, यहाँ जाता है। अच्छा सर, एक शॉकिंग स्टॉकिंग्स भी तो बहुत फेमस है। शॉकिंग स्टॉकिंग्स हमने सुना है, क्या होता है सर शॉकिंग स्टॉकिंग्स? सुनील सर, सुनील भैया, ये क्या होता है? ये स्टॉकिंग्स क्या होती हैं? लड़कियां पहनती हैं, आपने देखा होगा लड़कियां ऐसे ट्रांसपेरेंट सा यहाँ पैर तक एक पहनती है ना, वो ट्रांसपेरेंट सा होता है जिसको वो लोग पहनते हैं, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉकिंग बनने लगी, आप सर्च करिए गूगल पे, वुमेन स्टॉकिंग्स आपको मिल जाएगा, ऐसे पैरों तक यहाँ तक घुटने तक उसको पहना जाता है। ठीक है, तो स्कर्ट के नीचे उसको लड़कियां स्टॉकिंग्स को पहनती हैं। तो ये जो स्टॉकिंग्स थी, इसका नाम ही रख दिया गया था शॉकिंग स्टॉकिंग्स। क्या मतलब है सर इसका? 1939 में, ठीक है, स्टॉकिंग्स बनाई गई, स्टॉकिंग्स फ्रॉम नाइलॉन बनाई गई, ये बनाई गई है ना। एंड 1940 में 64 मिलियन पेयर्स को बेचा गया था, 64 मिलियन पेयर्स वर सोल्ड। मतलब इसने एक रिकॉर्ड कायम किया था, इसके लिए मैंने आपको ये फैक्ट्स बता दिए। तो ड्यूपॉन्ट की रिसर्च स्टार्ट हुई 1927 में। पहला कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड थिंग जो इससे बनाई गई वो आपके लिए टूथब्रश के ब्रिसल्स 1938 में, 1939 में से स्टॉकिंग्स बनाई गई, जिनको 1940 में 64 मिलियन पेयर्स को बेचा गया, रिकॉर्ड क्लियर किया था इस फाइबर ने। तो इतना ज्यादा महत्व है आपके नाइलॉन का आपकी जिंदगी के अंदर। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे छोटे भाइयों बहनों का? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एम आई एबल टू क्रिएट इंटरेस्ट? कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लगी, इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है ना? अब आ जाओ डिटेल में जानो नाइलॉन के बारे में और चीजें, नाइलॉन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी यूजेस। ठीक है, चलो नाइलॉन। तो सबसे पहले नाइलॉन को बनाते किससे? सर हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको बनाते हैं कोल से और एयर से एंड वाटर से। तो सर सबसे पहले इसको कोल एयर और वाटर से बनाया गया था, कौन से ईयर में? 1931 में। बिल्कुल सही बात है। सर कैसे बनाया गया था बेटा? वो अभी हमारे मैकेनिज्म बहुत कोर्स से बाहर था। ठीक है, बट ये किससे बनाया गया था? सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर किया गया था कोल एयर और वाटर से 1931 में इसको प्रिपेयर किया गया था। क्लियर हो गई बात? हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। सुनील भैया अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर से बता दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खूबियां, फीचर्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसके यूजेस होते हैं। भाई किसी इंसान के अंदर किसी चीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तभी तो आप उसको यूज करोगे। मैं मान लो बोल रहा हूं कि अगर मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कुछ फीचर्स होंगे जो मुझे अच्छे लगे, जिस वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूं, है ना? वैसे ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं यहाँ पे, ये इजी टू वॉश है। क्या है? इजी टू वॉश, है ना, आसान है धोने में। दूसरा आपका क्या है? लस्ट्रस है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। कैसा होता है बेटा? ये आपका बेसिकली होता है शाइनी। शाइनी होता है, इसलिए कपड़े बनाने के काम में भी आता है। चमकता है ये फाइबर, तो लोग पहनते हैं तो ये चमकता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं लस्ट्रस, मतलब शाइनी। और ये आपका है स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इलास्टिक एंड लाइट। अब ये सारे वर्ड मैं डिस्कस कर चुका हूं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रेकेज, मतलब कि ये चीज आसानी से टूटेगी नहीं। और आपका नाइलॉन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, आसानी से टूटेगा नहीं। एक्टिविटी से भी हमने प्रूव किया, दो तरीके बताए मैंने। आप फाइबर को लीजिए, फाड़ने की कोशिश कीजिए, कॉटन नाइलॉन नहीं फटेगा नाइलॉन। दूसरा आप वेट्स ऐड कीजिए, आप देखेंगे कॉटन से ज्यादा लोड और वेट आपका नाइलॉन उठा लेता है। इलास्टिक भी होता है ये, मैंने आपको अभी उस दिन भी बताया था। इलास्टिक का मतलब क्या है कि मान लीजिए रबर बैंड है, उसके थ्रू अपन समझते हैं इसको, अपन ने ऐसे फोर्स लगाया, नाइलॉन भी इलास्टिक होता है, कपड़ा जो होता है, आपने ऐसे फोर्स लगाया, ये ऐसे इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, आप फोर्स रिमूव कर दीजिए, पहले जैसा हो जाएगा वापस। तो दैट मींस इट इज इलास्टिक। लाइट मतलब ज्यादा हैवी कपड़ा नहीं है, आप इसको पहनेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कुछ भारी चीज पहन ली है, लाइट फील होता है। ठीक है? तो इजी टू वॉश मतलब कि आसान है धोने में। लस्ट्रस मतलब बेसिकली बहुत चमकीला है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, और आपका ये लाइट है। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी किसकी? नाइलॉन की, जो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली नाइलॉन के लिए। तो जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी नाइलॉन है, वो तो है ही है। जो एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर पढ़ा था वो तो है ही। ये कुछ और इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया यहाँ। अब इस वजह से यहाँ पे इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या यूजेस है? पहला जो है, ये रॉक क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के काम में आता है। क्या बनाने के काम में आता है? रॉक क्लाइंबिंग रोप्स। अब आपने देखा होगा जो पहाड़ चढ़ते हैं तो पहाड़ चढ़ते हैं रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, टन 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 टन। तो वो जो रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, वो रस्सी जो रोप बनती है वो नाइलॉन की बनती है। आपका जो पैराशूट बनता है, आपने देखा होगा लोग ऊपर से कूदते हैं और ऐसे धीरे धीरे लैंड करते हैं, है ना? तो ये जो पैराशूट है, ये ऐसे होता है ना, मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे है, तो ये जो आपका पैराशूट है, ठीक है, ये आपका पैराशूट जो है ये आपका नाइलॉन से बनाया जाता है। रॉक क्लाइंबिंग रोप्स क्या है? जैसे मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, ये इसके ऊपर एक रस्सी है ना, ये रस्सी ऐसे लटकी हुई है, और ये इंसान जो है ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर से धीरे धीरे चढ़ रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। ये आपका रॉक है, और ये आपकी क्या है? ये आपकी नाइलॉन की रोप है। ठीक है, तो रोप्स बनाने के काम में आता है, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के काम में आता है, पैराशूट बनाने के काम में आता है ना? उसके बाद आपकी कार की सीट बेल्ट्स बनाने के काम में आता है। जो आपकी कार में सीट बेल्ट्स होती हैं, है ना, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी ब्रेक मान लीजिए एक्सीडेंट लगा, एकदम से आपने ब्रेक मारा तो आप एकदम धक्का आगे नहीं आ जाएंगे, या वो फाइबर ऐसा नहीं होगा कमजोर होगा तो टूट जाएगा, आप आगे चले जाएंगे। सीट बेल्ट लगी हुई है, स्ट्रांग होनी चाहिए ना, ताकि झटका झेल सके, वरना आपका वजन नहीं झेल पाएगी, टूट जाएगी और सीधा पार करके चले जाएंगे, गाड़ी का कांच तोड़ के सीधा बाहर निकल जाएंगे। तो कार की सीट बेल्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट, है ना, आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वहां पे भी यूज किया जाता है, कपड़े बनाने के काम में आता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के काम में आता है। तो ये सारे के सारे जो है बेटा, ये सारे के सारे आपके यूजेस हैं किसके? नाइलॉन के। ठीक है, किसके यूजेस है? नाइलॉन के।
रॉक क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के काम में आता है, पैराशूट बनाने के काम में आता है, कार सीट बेल्ट, क्लोथिंग इंडस्ट्री, टूथब्रश, व्हिसल एटसेट्रा। अब ये यूजेज जो है ना, ये ऐसा नहीं कि सारी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। अब रॉक क्लाइंबिंग रोप को मुझे धोना नहीं है, तो मेरे को रॉक क्लाइंबिंग रोप के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होगी प्यारे बच्चों? रॉक क्लाइंबिंग रोप के लिए मुझे चाहिए कि मटेरियल स्ट्रांग, इलास्टिक और लाइट हो। पैराशूट के लिए मुझे चाहिए कि वो चीज क्या है, वो स्ट्रांग, इलास्टिक और लाइट हो, है ना? समझ रहे हो? ये सारी चीजें चाहिए मुझे। अब ये स्ट्रांग, इलास्टिक और लाइट होगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? इस वजह से ये ड्यूरेबल भी होगा। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? यानी ये चीज टिकाऊ है, ज्यादा समय तक टिकेगी, इसको हम कहते हैं ड्यूरेबल। तो रॉक क्लाइंबिंग रोप्स के लिए मुझे लस्टर से इजी टू वॉश करने की जरूरत नहीं है, मेरे को धोना थोड़ी है भाई। समझ रहे हो? मेरे को स्ट्रांग, इलास्टिक और लाइट चाहिए जो है, तो इसलिए बना लिया। पैराशूट के लिए मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है, लस्टर है, चमकीला है, मेरे को क्या पैराशूट कैसे पहनना है साड़ी की तरह है? पैराशूट को तुमने साड़ी पहन के ऐसे घूमो क्या? अरे नहीं यार, इसकी जरूरत थोड़ी है ना? क्लोथिंग इंडस्ट्री में तुम्हें इजी टू वॉश चाहिए, लस्टर चाहिए, स्ट्रांग, इलास्टिक, ड्यूरेबल चाहिए, इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तुम्हें, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या चाहिए? ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। समझ रहे हो? इसके अंदर तुम्हें जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन की है वो सारी चाहिए, और बाकी ऑप्शंस में सारी की नहीं जरूरत है भाई। समझ रहे हो? ओके सुनील भैया, ओके, आपने जो पढ़ाया हमको समझ में आया, हमको मजा आया, अब आप प्रैक्टिस कराएंगे। वाओ वाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू व्हिच नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स? मतलब इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत नहीं है पैराशूट बनाने के लिए? मतलब अगर हम पैराशूट बना रहे हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक के होने या ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। पहली है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, कॉस्ट या फिर बेसिकली रिंकल रेजिस्टेंट। इसका मतलब हो गया स्ट्रांग है, इलास्टिक है, कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल है, और चौथा रिंकल रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके आंसर कर लेना प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्रीन पॉज करके आपको आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिंकल रेजिस्टेंट। अब देखो स्ट्रेंथ यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रांग होने की, बीइंग स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं, इलास्टिक होने की बात कर रहे हैं, कॉस्ट यानी इकोनॉमिकल होने की बात कर रहे हैं, और यहाँ रिंकल रेजिस्टेंट। पहले देख लेते हैं इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। डज नायलॉन हैव देम? पहले ये देख लेते हैं नायलॉन के पास है भी या नहीं है। डज नायलॉन हैव देम? क्या ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नायलॉन के पास है प्यारे बच्चों? क्या वो स्ट्रांग होता है? हाँ। क्या वो इलास्टिक है? हाँ। क्या वो इकोनॉमिकल है? हाँ। क्या वो रिंकल रेजिस्टेंट है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं, हाँ। इलास्टिक है, हाँ। स्ट्रांग है, हाँ। रिंकल रेजिस्टेंट है, हाँ। रिक्वायर्ड टू मेक पैराशूट, रिक्वायर्ड टू मेक पैराशूट, अगर आपको पैराशूट बनाना है तो क्या उसके लिए इनमें से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, वो देख लेते हैं। तो स्ट्रांग होना चाहिए पैराशूट को, वरना वो फट जाएगा, आदमी जो आ रहा है नीचे वो मर जाएगा। स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। वो कपड़ा इलास्टिक भी होना चाहिए, बिकॉज़ एयर भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी तो खींचे बंदो, खींचे बंदो, खींचे बंदो, बिल्कुल सही। इलास्टिक होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। रिंकल रेजिस्टेंट की क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताओ, पैराशूट में अगर सल पड़ रहे हैं तो किसको फर्क पड़ रहा है? वो पैराशूट पहन के क्या मेरे को साड़ी पहन के शादी में जाना है क्या? नहीं। अरे पढ़ने दो ना सल। अगर वो रिंकल रेजिस्टेंट नहीं भी होता, ये कैरेक्टरिस्टिक होती तो मैं नायलॉन ही यूज करता। मेरे को चाहिए कि कोई चीज स्ट्रांग हो, इलास्टिक हो, ड्यूरेबल हो, लाइट हो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए भाई? स्ट्रांग हो, इलास्टिक हो, लाइट हो, ड्यूरेबल हो, इकोनॉमिकल हो, बस बात खत्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लो, बस इसकी जरूरत है पैराशूट बनाने के लिए। भाई स्ट्रांग हो, इलास्टिक हो, लाइट हो, ड्यूरेबल हो, इकोनॉमिकल हो, बात खत्म। समझ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों? हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है सुनील सर, नहीं है सुनील भैया। समझ में आ गया? बजाएंगे जोर से ताली, जल्दी से बजाएंगे, जोर से ताली। समझ में आ गया सर जी, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया? अरे आया तो कोलगेट के दांत दिखाओ जल्दी जल्दी। अरे बेटा तुम्हारे पीले हैं, दिख गया मेरे को, पीले हैं, ब्रश नहीं करते अच्छे से, रोज करना चाहिए बेटा। अगला रेयन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। आई होप मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना भाई? मजा बहुत इंपॉर्टेंट है सुनील भैया की क्लास में, बहुत ज्यादा। आ जाओ भाई। अब रेयन को कैसे बनाते हैं? अरे कसान बने हैं रेयन, रेयन कैसे बनता है सुनील सर? इसको कैसे बनाते हैं? हाउ इट इज बीइंग मेड? सबसे पहला रेयन जो है बेटा, इसका केमिकल नेम क्या है वो इंपॉर्टेंट। रेयन का केमिकल नेम, सारी चीजें एक साथ डिस्कस करते जाते हैं। रेयन का केमिकल नेम क्या है? ठीक है, सबसे पहला रेयन का केमिकल नेम है सेलुलोज एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलोज एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम आपका रेयन है, कॉमन नेम आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, कॉमन नेम आपका विस्कोस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क यानी सिल्क के जैसा दिखता है, अपन बना रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क। आपका ये हो जाएगा विस्कोस भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप रेयन कह सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों के तीनों आम भाषा में आपके हो जाएंगे कॉमन नेम। यानी आप दुकान में गए, आपने बोला अरे यार वो कपड़ा दिखाना जो सिल्क के जैसा दिखता है, आर्टिफिशियल सिल्क। अच्छा अच्छा, आपने बोला भैया रेयन दिखा देना। अच्छा अच्छा, बाहर के देशों में विस्कोस बड़ा कॉमन होता है, विस्कोस दिखा देना तो अच्छा। केमिकल नेम बोल रहे हो सेलुलोज एसीटेट, कहेंगे बेटा बाहर जाओ, समझ में नहीं आया। आप तुमको सेलुलोज एसीटेट का कपड़ा दिखाना, सेलुलोज एसीटेट का कपड़ा दिखाओ, कहेंगे क्या बोल रहे हो, बाहर जाओ, है नहीं ऐसा कपड़ा, रेयन दिखाओ। हाँ 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 रेयन है, ये देखिए ऐसे। अब ये कैसे बनता है देखिए, ध्यान से देखना। सुनील सर आपने बोला था सेमी सिंथेटिक फाइबर मतलब नेचुरल चीज का आप क्या करेंगे? केमिकल ट्रीटमेंट। तो वुड पल्प, इस वुड पल्प का आप क्या करेंगे? वुड पल्प क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए वुड पल्प क्या होता है, आप जो लकड़ी है उसको स्मॉल पीसेज में काट लेते हैं। आपके पास जो लकड़ी है, जो वुड होती है, जो पेड़ कटता है, उसको बेसिकली बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसमें काट दिया जाता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, दीज आर नथिंग बट स्मॉल पीसेस ऑफ वुड। लकड़ी के स्मॉल पीसेस जो है ये उनकी बात हो रही है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वुड पल्प। तो यानी ये जो लकड़ी होती है, जो वुड पल्प है, ये नेचुरल रॉ मटेरियल हो गया, है ना? ये वुड पल्प क्या हो गया बेटा आपका? ये बेसिकली आपकी नेचुरल चीज का केमिकल ट्रीटमेंट करा के आपने बनाया, तो सेमी सिंथेटिक। वुड पल्प आपका नेचुरल है भाई, पेड़ से मिल रहा है, उसका आपने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया और आपको मिला सेलुलोज एसीटेट। तो किस तरीके का फाइबर होगा? हाँ भाई, ठीक है। अब इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई कि आर्टिफिशियल सिल्क, विस्कोस या रेयन, केमिकल नेम है सेलुलोज एसीटेट। ये आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर इसलिए बिकॉज़ वुड पल्प जो होता है स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, इसका केमिकल ट्रीटमेंट करा के सेलुलोज एसीटेट मतलब रेयन बनाया जाता है। यहां तक की बात, यहां तक की चर्चा में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये जो वुड पल्प है ना, इसके अंदर बेसिकली आपका एक पॉलीमर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पॉलीमर होता है, उसको बेसिकली कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं बेटा? सेलुलोज कहते हैं। इसीलिए बहुत लोग इसको सेलुलोज बेस्ड फाइबर भी कहते हैं या सेलुलोज बेस्ड पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर आर द टाइप ऑफ फाइबर। भाई पॉलीमर आपका फाइबर का टाइप हो गया, सॉरी फाइबर आपका पॉलीमर का टाइप हो गया, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। फाइबर्स आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर, तो आप इसको सेलुलोज बेस्ड पॉलीमर या सेलुलोज बेस्ड फाइबर कहेंगे तो गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो रेयन का आर्टिफिशियल सिल्क, विस्कोस, ये सारे कॉमन नेम्स है। केमिकल नेम सेलुलोज एसीटेट है। वुड पल्प यानी जो स्मॉल पीसेस होते हैं लकड़ी के साथ केमिकल ट्रीटमेंट करवाया जाता है और सेलुलोज एसीटेट बनाया जाता है। वुड पल्प जो है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। इसीलिए जब आप केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो यहाँ पे नाम में आपको सेलुलोज जरूर मिल रहा है, ठीक है? नाम में सेलुलोज इसलिए मिल रहा है बिकॉज़ ये पॉलीमर से बनता है, सेलुलोज से। इसी का आप केमिकल ट्रीटमेंट करा के बनाते हैं सेलुलोज एसीटेट, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और यूजेस क्या है रेयन के, फटाफट से बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला है ब्रीदेबल। अब ये ब्रीदेबल क्या होता है सुनील सर? बताते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट एंड बेसिकली सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की। अब आइए आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करवाते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा ब्रीदेबल। ब्रीदेबल का मतलब क्या? सांस वांस लेता है क्या? ब्रीदिंग करता है क्या? हाँ, ये मतलब है भाई।
देखो मतलब क्या है कि कपड़े के अंदर क्या है, होल्स अच्छे खासे हैं। होल्स अच्छे खासे होने से क्या होता है कि हवा आ भी सकती है और यहां से स्वेट इवेपोरेट हो सकता है। पसीना जो होता है ना, पसीना याद करो, पसीना इवेपोरेट होना चाहिए। अच्छा कपड़ा वो होता है जो पसीने को एब्जॉर्ब करे और उसको इवेपोरेट होने दे। नेचुरल फाइबर्स करते हैं ऐसा, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स में ये भी ऐसा ही करता है कि पसीने को इवेपोरेट होने देते हैं। ब्रीदेबल का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन्स होल्स। ठीक है, इट कंटेन्स होल्स। ब्रीदेबल का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन्स होल्स, मतलब एयर की एंट्री और एग्जिट, मतलब हवा अंदर आ सकती है और आपका स्वेट इवेपोरेट करके बाहर जा सकता है। ये स्वेट का बाहर जाने का रास्ता है और यहां से हवा के अंदर आने का रास्ता है। दैट मींस इट कंटेन्स होल्स, इट इज अ ब्रीदेबल क्लॉथ। पहला। दूसरा है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। भाई मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होगा तो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होगा तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कैसे सुनील सर, कैसे सुनील भैया? भाई नेचुरल फाइबर का जब एडवांटेज लास्ट क्लास में बता रहा था तो मैंने बताया था आपको कि भाई हमारी बॉडी का जब टेंपरेचर बढ़ता है, यानी आउटर साउंड का टेंपरेचर बढ़ता है, बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है, तो पसीना निकालती है, स्वेट निकालती है, उसको पर्सपिरेशन कहते हैं। वो स्वेट इवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। मान लीजिए बाहर 41 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर 37 है, वो 37 ही रखना चाहती है। अब वो बढ़े ना, इस वजह से वो पसीना निकालती है और वो पसीना उड़ता है तो बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन रहता है। अब हम नंगे तो घूम नहीं सकते, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। अरे भाई बिना कपड़ों के घूमेंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो कपड़ा फिर ऐसा पहनना हमें पड़ेगा जो हमारे पसीने को इवेपोरेट होने दे, मतलब उसको एब्जॉर्ब करे और फिर उसे उड़ जाने दे ताकि और पसीना निकले, टेंपरेचर बॉडी का मेंटेन रहे। अब यहां लिखा है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट, मतलब ये क्या करेगा कि आपके बॉडी के पसीने को एब्जॉर्ब करेगा और उसको उड़ने देगा, फिर और एब्जॉर्ब करेगा, उड़ने देगा, एब्जॉर्ब करेगा, उड़ने देगा, साथ में हवा भी आने देगा तो पसीना आसानी से उड़ेगा। ब्रीदेबल मतलब हवा का अंदर आना और फिर पसीना उड़ के बाहर चला जाना, मस्त पसीना उड़ेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट तो मदद कर रहा है उड़ने में, कह रहा है उड़ता जा उड़ता जा उड़ता जा, मैं होल्ड कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं। ठीक है। रेट का मतलब होता है स्पीड। क्या मतलब होता है, स्पीड। जिस स्पीड से उड़ रहा है यानी कि उसको बढ़ा देना। अब देखिए सॉफ्ट होता है बहुत, स्मूथ होता है बहुत, यानी हाथ में आप लेंगे तो फिसलने लगेगा, है ना, फिसलता है और सिल्की होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ज्यादा स्मूथ है और सिल्की है, मतलब हाथ से स्लिप होने लगता है, बहुत ही नरम कपड़ा होता है। इसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर कैसा है इसका, इसका ये टेक्सचर है, दिस इज बेसिकली द टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को टच करते हैं, हाउ यू फील। टेक्सचर का मतलब होता है हाउ यू फील व्हेन यू टच, हाउ यू फील व्हेन यू टच। आप किसी चीज को जब टच करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है बेटा, ये आपका कहलाता है टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसा, सॉफ्ट एंड स्मूथ है, बहुत स्मूथ कपड़ा होता है। एंड सिल्की इसका अपीयरेंस है, यानी दिखता है सिल्क के जैसा। तो ब्रीदेबल है मतलब हवा है, होल्स है इसके अंदर, जिस वजह से हवा आ सकती है, पसीना बाहर जा सकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से जो इवेपोरेशन स्वेट तेज हो जाता है। सॉफ्ट एंड स्मूथ उसका टेक्सचर है, सिल्की उसकी अपीयरेंस है। अब इसका एडवांटेज क्या है सुनील सर, इसके एडवांटेज, इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस तो सबसे पहले ये है कि ये आपके क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका कारपेट इंडस्ट्री के अंदर कारपेट बनाने के काम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है इसका वो है एथलेटिक वेयर्स। एथलेटिक वेयर्स, एथलेटिक वेयर्स कैसे, मतलब जो गेम्स के कपड़े होते हैं ना, उनको बनाने के लिए, जो स्पोर्ट्समैन के जो वेयर्स है, जो कपड़े हैं, उनको बनाने के काम में आता है। अब उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, देखिए अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन भाग रहा है तो बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है और उस बॉडी के टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी करती है, स्वेट निकालती है, पसीना उड़ जाए ताकि बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन हो। अब कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो उसमें मदद करे उड़ने में। तो यहाँ पर उड़ने में मदद कैसे करता है, ये उड़ने में मदद करता है बिकॉज ऑफ दिस ब्रीदेबल नेचर एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट नेचर। तो ये एथलेटिक वेयर्स में क्यों, बिकॉज ऑफ पॉइंट 1 एंड 2। मतलब सुनील सर ये क्या करता है, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है और ब्रीदेबल होने की वजह से हवा भी आती है और पसीना भी उड़ के चला जाता है, तो एक तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो एथलेटिक जो पर्सन होते हैं वो भागने दौड़ने बॉडी का टेंपरेचर बढ़ेगा, पसीना निकलेगा, ये पसीने को उड़ने में मदद करता है। ठीक है, ये पसीने को उड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बिकॉज ऑफ 1 एंड 2 एंड 1 और 2 इंपॉर्टेंट किस लिए, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ। समझ में आ गया, क्लियर हो गई ये बात सारी की सारी, यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई, आई होप आप लोगों को। ठीक है, अब एक बहुत ही बेहतरीन सा फन फैक्ट आपको बताते हैं। तो कॉटन जो होता है, कॉटन क्या होता है भाई, कॉटन क्या होता है, कॉटन एक आपका नेचुरल फाइबर है। कैसा है, नेचुरल फाइबर। उस नेचुरल में भी वो कहां से ऑब्टेन होता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, इसलिए उसको कहते हैं प्लांट फाइबर। तो ये प्लांट फाइबर जो होता है, ये इसके अंदर एक आपका पॉलीमर होता है। क्या होता है, आपका पॉलीमर होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज, और ये बनके बनता है बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से। तो यहाँ पर जो आपका मोनोमर हो गया, यहाँ पर जो आपका मोनोमर हो गया वो हो गया ग्लूकोज, और जो आपका पॉलीमर हो गया वो हो गया आपका सेलुलोज। ठीक है, तो कॉटन के अंदर जो पॉलीमर है वो सेलुलोज है और आपका जो मोनोमर है वो बेसिकली ग्लूकोज है। ग्लूकोज पता है ना, C6H12O6 है ना, ये आपका क्या है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज आपका मोनोमर है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट कंबाइन होती हैं तो आपका पॉलीमर बनता है, दैट इज सेलुलोज। और आपका रेयॉन भी क्या है, सेलुलोज बेस्ड पॉलीमर है। कॉटन भी क्या है, सेलुलोज बेस्ड पॉलीमर है। क्लियर हुई ये बात, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, यहां तक सारी बातें क्लियर है? आ जाओ फटाफट से रैपिड फायर खेल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फटाफट आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस, यानी जिसकी सिल्की अपीयरेंस है वो कौन सा है, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन। जल्दी जल्दी, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन। क्या आंसर होगा फटाफट से, बहुत बढ़िया। क्या होगा, रेयॉन। हाँ सर, केमिकल नाम क्या है, सेलुलोज एसीटेट सुनील भैया। और इसका और नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल सिल्क विस्कोस। अरे वाह सुनील भैया, मजा आ गया, वाओ वाओ। The similarity between cotton and artificial silk is that, क्या क्या सिमिलरिटी होगी सोचिए, both are non biodegradable, both melt on heating, both are amide polymers, both are cellulose polymers। सोचिए कॉटन और आर्टिफिशियल सिल्क, यानी यहाँ पे बात हो रही है रेयॉन की, क्या होगा सोचिए। स्क्रीन पॉज करके फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर इसका बेसिकली हो जाएगा आपके पास सेलुलोज पॉलीमर्स। ये दोनों के दोनों सेलुलोज है, मैंने बताया था कॉटन जो है आपको फन फैक्ट में बताया था, इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, और इसके अंदर जो मोनोफिलेट्स है वो ग्लूकोज। आर्टिफिशियल सिल्क यानी रेयॉन, इसमें वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो मिलता है सेलुलोज एसीटेट। वुड पल्प के अंदर जो पॉलीमर होता है उसको कहते हैं सेलुलोज, तो बोथ आर सेलुलोज बेस्ड पॉलीमर्स। पढ़ाया भाई मैंने सब। द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन, एक ऐसा फाइबर है इनमें से जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है, मतलब पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ काटने पड़ते हैं और उन पेड़ों से उस फाइबर को बनाया जाता है। सोचिए किस फाइबर में आपने पेड़ों को काटा था और फिर वहां पर उसको बनाया था फाइबर को, सोचिए इनमें से कौन सा फाइबर था जिसके लिए आपने पेड़ों को काटा था और फिर उसका ट्रीटमेंट कराया था। बहुत सिंपल है भाई, रेयॉन। याद है ना कि रेयॉन की वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है, बिकॉज़ आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, उसके स्मॉल पीसेस यानी वुड पल्प, फिर उनका केमिकल ट्रीटमेंट और फिर आपको मिलेगा सेलुलोज एसीटेट। तो दिस इज रिस्पांसिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ों की कटाई के लिए रिस्पांसिबल है, डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पांसिबल है कौन सा, आपका रेयॉन। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो बालक बच्चा लोग, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, आपके सुनील भैया इस कक्षा को करते हैं यहीं पे अंत। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया प्यारे बच्चों, बहुत सारी नई बातें जानी, कुछ नए फन फैक्ट जाने, आपने चीजें एंजॉय करी, आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग सारी चीजें खुद ही करें। तो प्रैक्टिस शीट का कौन सा सवाल करना है सुनील भैया, आप डिस्कस करना फिर। तो प्रैक्टिस शीट का आपको सवाल नंबर कौन सा करना है, आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 8, अब अच्छे से आप लोग इसको निपटा देंगे। ठीक है, क्लियर है।
तो बच्चा लोग अगली क्लास तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए। एक बात याद रखिएगा कि सुनील भैया हमेशा आप लोगों के साथ हैं और वीडियोस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मीम्स का भी एडिशन हो रहा है और एक्सपेरिमेंट्स का भी एडिशन होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए खुद कैपेसिटी को बढ़ाते रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से होमवर्क करके आइएगा, किसी भी चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।